Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am Fatma Zulfikar, your professor of plant physiology and ecology. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 11 and the topic is factors affecting the rate of photosynthesis. तब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको या तो स्लो कर देते हैं या रोक देते हैं। तो उन फैक्टर्स को पढ़ने से पहले जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कि वो होता क्या है। चले आउटलाइन चेक कर लेते हैं। What is photosynthesis? Then factors affecting the process of photosynthesis, external factors and internal factors. Sun. So photosynthesis ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस के वर्ड को देखा जाए तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सनलाइट फ्रॉम सन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल जो रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं। प्लांट का लीफ अगर हम देखें जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कि वो प्लांट के अंदर एंटर हो सके। प्लांट सेल्स के अंदर बहुत सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, उनमें से एक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल, सनलाइट फ्रॉम सन एंड क्लोरोफिल फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट मेक्स ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट के लीफ में यूज़ होता है, प्लांट्स में यूज़ होता है या स्टोर हो जाता है लेटर यूज़ के लिए, और ऑक्सीजन बनती है जो कि उन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए बाहर रिलीज हो जाती है। प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्लांट अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट, या वो स्टोर हो जाता है लेटर यूज़ के लिए। सो हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं, इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो कि इस प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर इनकी टाइप्स को देखा जाए तो टू टाइप्स हैं फैक्टर्स की जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। जैसे इनके नाम से क्लियर है, एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो फ्रॉम आउटसाइड अफेक्ट कर रहे हैं, मीन्स फ्रॉम इन्वायरमेंट
से अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कि शायद कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है, शायद टेम्परेचर कम या ज़्यादा है जो कि चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, या शायद जो लाइट एनर्जी है वो कम है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसकी ड्यूरेशन ठीक नहीं है, उसकी इंटेंसिटी ठीक नहीं है, ठीक है। वो सारे फैक्टर्स जो आउटसाइड के तौर पर मतलब बाहर से अप्लाई हो रहे हैं उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल मीन्स कि जो प्लांट के अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट हैं जो हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो अफेक्ट करी हैं फोटोसिंथेसिस को। अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं? इंटरनल फैक्टर्स में प्लांट की जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो आ सकता है। क्लोरोफिल जो कि हमने देखा कि वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले है जी एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे मैंने आपको बताया, सनलाइट आती है, मीन्स लाइट आ रही है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी ड्यूरेशन। नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई है, लो है या मॉडरेट है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह अब्जॉर्ब हो रही है। देन वाटर एंड मिनरल्स, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो अगर एब्सेंट हो गए हैं तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रोक देंगे। लिमिटिंग फैक्टर में 3 टाइप्स के फैक्टर्स आते हैं, लाइट, टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 फैक्टर्स को लिमिटिंग फैक्टर्स कहा जाता है, क्योंकि अगर तीनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर भी मिसिंग होगा या नहीं होगा तो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी लिमिटिंग हो जाएगा, रुक जाएगा। फर्स्ट इज द लाइट। लाइट किस तरह अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को? जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की ड्यूरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करती है। अब लाइट की जो ड्यूरेशन है वो कैसे अफेक्ट करती है? अगर लाइट कॉन्टीन्यूसली अवेलेबल है प्लांट को विदाउट एनी इंटरप्शन तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। लेकिन अगर इंटरप्टेड लाइट अवेलेबल है प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ठीक तरह नहीं हो सकेगा। रही बात लाइट की इंटेंसिटी की, तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ शो हो रहा होगा कि एक टाइम आता है लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा करने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता जाता है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब अगेन एंड अगेन इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज़ लाइट की जो क्वालिटी है वो कैसे अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। क्वालिटी मीन्स कि लाइट की कौन सी वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो जो लाइट की वेवलेंथ है बिटवीन 400 टू 700 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छी है, बेनिफिशियल है। इन वेवलेंथ में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो अच्छा होता है। सिमिलरली अगर ये नहीं मिल रही वेवलेंथ कुछ और हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ठीक से नहीं होता। सो लाइट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और ये कैसे अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को कि अगर लाइट ज़्यादा हो रही है, मीन्स लाइट की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगा, लेकिन एक लिमिट तक। अगर वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होना बंद हो जाएगा। क्वालिटी कैसे अफेक्ट करती है? स्पेसिफिक वेवलेंथ हैं जो ऑब्जॉर्ब होती हैं, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फिर यूज़ होती है। ड्यूरेशन, अनइंटरप्टेड ड्यूरेशन लाइट का जो है वो बेनिफिशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर उसमें इंटरप्शन आ गई है, रुक रुक कर लाइट उसे अवेलेबल है प्लांट को, तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ठीक से नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर द ग्रेटर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन एक लिमिट तक। कह सकते हैं
कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर है अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब इस लिमिट से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। आपको इस ग्राफ से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता गया, इंक्रीज़ होता जा रहा है। ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स कि ये वो टेम्परेचर है जिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जब इस टेम्परेचर से ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर जो है और ज़्यादा करना शुरू हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। अब इसकी रीज़न क्या है डिक्रीज़ होने की? एक रीज़न तो ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो प्रेजेंट टिश्यूज़ हैं वो मर जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़, जैसे हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, लाइट रिएक्शन भी और डार्क रिएक्शन भी। हमने डार्क रिएक्शन में देखा था वहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एंजाइम्स जैसे अगर मैं नाम लूँ रोबिस्को का, ठीक है, तो क्या होगा कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो जो एंजाइम्स हैं वो अपना काम करना छोड़ देंगे और वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। हमने एंजाइम्स की नेचर पढ़ी है ना कि वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक काम करते हैं और जब वो टेम्परेचर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वो एंजाइम इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। सिमिलर केस यहाँ पर है कि टेम्परेचर अगर लिमिट से ज़्यादा हो गया है तो एंजाइम अपना काम करना छोड़ देंगे। तो अगर डार्क रिएक्शन ही नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। हम अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें कि वो कितना होना चाहिए तो आप कह सकते हैं वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जब उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाता है टेम्परेचर तो आहिस्ता 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 रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉल करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है। अब वो कैसे इंक्रीज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में यूज़ कहाँ हो रही है? हमने जैसे पढ़ा है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल स्टार्ट ही कहाँ से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो सकती है और केल्विन साइकिल में शुगर हमें मिल सकती है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। लेकिन ये भी एक लिमिट तक है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपने ज़्यादा की, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? ज़्यादा। लेकिन एक लिमिट तक, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉल करना शुरू कर देगा या रुक जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज़ वाटर। वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। वैसे तो वाटर बहुत कम अमाउंट में चाहिए है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, लेकिन इसका प्लांट में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब ये सेल में प्रेजेंट होगा तो ये क्या करता है, उनको टर्गर प्रेशर देता है, सेल्स के टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। टर्गर प्रेशर के मेंटेन होने की वजह से स्टोमेटा ओपन रहते हैं। अगर वाटर नहीं है, मीन्स वाटर स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस का मतलब वाटर की डेफिशिएंसी है, तो स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि सेल्स अपनी टर्जिडिटी को लूज़ कर देते हैं। स्टोमेटा के क्लोज होने की वजह से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब ही नहीं की जाएगी क्योंकि स्टोमेटा तो वो पोर्स है ना जिनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ही अब्जॉर्ब नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे हो सकता है? सो वाटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है कि वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है सॉइल में। मिनरल्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मिनरल्स की भी एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अगर हम एग्जांपल लें तो हम पोटेशियम के एग्जांपल लेंगे जो कि स्टोमेटल मैकेनिज्म में यूज़ होता है। अब स्टोमेटा का मैकेनिज्म क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर मूव करेगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तभी तो केल्विन साइकिल शुरू होगा। सो
मिनरल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो इनकी अवेलेबिलिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करती है। नाउ इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक ऐसा पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी होगी तभी तो प्रोसेस आगे चलेगा। लाइट एनर्जी ही कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू ग्लूकोज। कैसे कन्वर्ट करती है? लाइट एनर्जी पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जो कि ATP और NADPH है। ये आगे यूज़ होते हैं आगे डार्क रिएक्शन में और कार्बन को फिक्स करके कन्वर्ट करते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट। सो क्लोरोफिल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। नेक्स्ट फैक्टर इज लीफ एनाटॉमी। लीफ एनाटॉमी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कैसे इम्पॉर्टेंट है? लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो भी वेरी करता है। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं लीफ के, मीन्स लीफ की अगर एनाटॉमी ऐसी हो जिस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा हो तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़्यादा होंगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? फास्ट होगा। सो लीफ एनाटॉमी भी एक फैक्टर है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। इसकी एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? हो सकता है कि स्टोमेटा की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो सकता है कि लीफ की जो थिकनेस है, मीन्स उसके ऊपर जो लेयर्स हैं क्यूटिकल या एपिडर्मिस, उनकी थिकनेस वेरी कर रही हो लीफ टू लीफ। हो सकता है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा हों। ये भी हो सकता है कि स्टोमेटा की पोजीशंस वेरी कर रही हों, स्टोमेटा का साइज़ वेरी कर रहा हो कुछ लीव्स पर। इसलिए जो लीफ की एनाटॉमी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसको? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स का आपको पता है, जैसे मेन इज कार्बोहाइड्रेट। तो इनकी जब एक्यूमुलेशन हो प्लांट में तो ये फोटोसिंथेसिस का जो रेट है इस प्रोसेस के रेट को स्लो कर देती है। ओके, नेक्स्ट इज हार्मोन्स। हार्मोन्स, डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, कुछ नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और कुछ उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। सिमिलरली जैसे कुमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स को हमने देखा, अगर हार्मोन्स की भी ज़्यादा कुमुलेशन हो गई है प्लांट के अंदर तो क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर इज रोबिस्को परफॉर्मेंस। रोबिस्को हम जानते हैं, डार्क रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक मॉलिक्यूल के साथ जिसको राइबोलोज बाइफॉस्फेट कहा जाता है उसको बाइंड करता है, मींस केल्विन साइकिल को शुरू करता है जो एंजाइम, उसको रोबिस्को कहते हैं। और उसकी परफॉर्मेंस वेरी इंपॉर्टेंट होगी किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। कैसे? हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शंस दोनों ज़रूरी हैं। तो अगर डार्क रिएक्शन शुरू ही नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है? और डार्क रिएक्शन शुरू किसकी वजह से होता है? इस एंजाइम रोबिस्को की वजह से। नेक्स्ट, रेट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में पढ़ी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि लाइट रिएक्शन ठीक तरह से हो सके। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का रेट ही ठीक नहीं है या वो हो ही नहीं रही या कोई मसला आ गया है, मसला कैसे आ सकता है? जैसे वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट है उनमें कोई ऐसा केमिकल आके बाइंड हो गया है जो उन चेन्स को ब्लॉक कर रहा है, जो उस कैरियर को ब्लॉक कर रहा है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफ़र होंगे? तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहे तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट, एंजाइम एक्टिविटी ऑफ केल्विन साइकिल। जो मैंने आपको ऊपर बताया जैसे रोबिस्को है वो एंजाइम है जो केल्विन साइकिल पे यूज़ होता है, अगर वही ठीक काम नहीं कर रहा, अगर उसकी एक्टिविटी ही ठीक नहीं है या वो इनएक्टिव है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा।